पहले के बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड होते थे, उनमें अंदर ही होता था कि यार मैम देख लेंगी तो क्या हो जाएगा, सर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो बच्चे का जो भी माइंडसेट है, जिस तरह से वो अपने स्कूल में रह रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके घर पे भी, कि घर पे क्या चल रहा है। तो उनके में जो प्राइमरी है उधर एग्ज़ाम्स होते ही नहीं, तो स्कूल आके भी पीटेंगे तो कैसे सुधरेंगे। तो इसलिए मेरा ये है कि प्यार से समझाओ। हेलो मैम, वेलकम टू अनफिल्टर्ड टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मैम, आप यहाँ पे आए, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ की बहुत खुशी है और आप बड़े क्यूट और स्वीट दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। मतलब कितने टाइम से प्लान कर रहे थे, फाइनली आज यहाँ पहुँच गई हूँ फाइनली। आपने एक टीचिंग लाइन को क्यों ही चुना? मतलब क्योंकि आप सोशल मीडिया पे भी बहुत पॉपुलर हैं, आपकी वीडियोस देख के लोगों को लगता है कि आप मॉडल हैं या कुछ इस टाइप का ही है, तो टीचिंग लाइन में क्यों गए आप? तो सच बताऊँ तो टीचिंग कभी ऐसे सोचा नहीं था कि टीचिंग ही करनी है। ऑल्दो मेरे घर पे सब टीचर हैं, पापा टीचर हैं, बुआ टीचर है, मामू टीचर हैं, भाई भी टीचर है, बट मेरा कभी प्लान नहीं था कि मुझे टीचिंग करनी है। और स्पेशली जैसे कन्वेंशनल टीचिंग है कि सब करते आ रहे हैं, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करनी थी। तो हुआ ये कि कॉलेज में मैं थी, सब सोसाइटीज़ में कितना पार्ट लेते हैं, मैं भी पार्ट लेती थी। और वहाँ से मुझे पता चला कि ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज जैसे एनएसएस हो गया, सीडीएफ हो गया, तो मैं सीडीएफ की वाइस प्रेसिडेंट थी। तो हम बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ में जाते थे, लोगों से मिलते थे, बच्चों से मिलते थे। वहाँ भी हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते थे। मैंने तो नहीं पार्टिसिपेट किया ज़्यादा, बट वहाँ से मुझे थोड़ा ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा इन बच्चों के साथ कुछ करना है, अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ मुझे कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि खुशी मिलती थी, सुकून मिलता था उनके साथ। तो फाइनली मेरी जैसे ही ग्रेजुएशन होने वाली थी, तो बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मुझे वहाँ पे, मैं सीडीएफ में ही थी, तो मुझे वहाँ पे कुछ लोग मिले जिन्होंने टीच फॉर इंडिया की फेलोशिप पहले कर रखी थी। तो फाइनली मुझे यहाँ से मैं इसके अंदर घुसी, क्योंकि मुझे गेटवे चाहिए था कि मैं किस तरह से बच्चों को कुछ ना कुछ कर पाऊँ। और मैं घुसी, मेरा सिलेक्शन हो गया एंड फाइनली मैं प्लेस हो गई एक टीचिंग फील्ड में। और वहाँ से मुझे अभी पता चलने लगा है कि टीचिंग फील्ड ऐसे ऐसे चलती है, और ऐसे ऐसे मैं टीचिंग फील्ड में आ गई फाइनली। तो कितना एंजॉय करते हैं आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको एजुकेट करना, और कितना फील कर सकते हैं उन बच्चों को आप एज अ टीचर? तो इसकी बात की जाए तो देखो, हर चीज़ के दो पहलू हैं। मज़ा भी बहुत आता है और कभी कभी तो मन करता है ना कि अपना सर मार दूं या किसी और का मार दूं, पर मज़ा बहुत आता है। ठीक है, तो होता क्या है कि हर किसी को पता नहीं होता कि वो किस तरह का टीचर है। मुझे यहाँ आके पता चला कि मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, मुझे मज़ा करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मेरी क्लास में बच्चे मज़े बहुत करते हैं। ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि तुम सीट से यहाँ नहीं उठ सकते, तुम उठे तो तुम्हें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उठना है उठो, जो करना है करो, नीचे बैठना है नीचे बैठो, ऊपर बैठना ऊपर बैठो, बट पढ़ो। मेरा बस एक ही लॉजिक है कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तब पढ़ो, जब मैं नहीं पढ़ा रही तब जो मर्जी मज़े करने हैं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, खेलेंगे, मज़े करेंगे। और मेरी क्लास में तो मीम्स भी इतने चलते हैं, कुछ बच्चे का कुछ खराब हो गया, मोए मोए, बच्चे मोए मोए करना शुरू कर देते हैं। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं। लाइक हम लोगों के टाइम में टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, मार देते थे, चांटा मार देते थे, उनके पास डंडियाँ होती थी कि ये काम दिया है तो कल करके आना है। तो आपने अब कितना डिफरेंस देखा अब के टीचर्स में और पहले के टीचर्स में? देखो, टीचर्स के पास ना अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से टीचर्स बदले हैं उस हिसाब से बच्चे भी बदल रहे हैं। पहले के बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड होते थे, उनमें अंदर ही होता था कि यार मैम देख लेंगी तो क्या हो जाएगा, सर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। उनसे एक टीचर हंस के बात कर देता था, उनके लिए पूरा दिन बन जाता था। ये तो फैक्ट है। अब जो बच्चे हैं ना, उनके साथ ऐसा नहीं है। वही है ना, जिसको जो चीज़ मिलती है उसको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। तो अथॉरिटी दिखाने के लिए अभी भी टीचर्स हैं जो करते हैं ये सब, मारते वारते हैं। बट मेरा क्या है कि मार के ना बच्चा सुधर नहीं सकता, ढीठ बन जाता है। वो तो बन जाता है। पेरेंट्स भी कई बार अपने बच्चों को इतना मार देते हैं, वो कहते हैं भाई अब तुम मार लो, अब क्या ही कर सकते हैं। और जिस सेक्शन में मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे ये बहुत नॉर्मल है। घर पे वो लोग पिटते ही हैं, तो स्कूल आके भी पिटेंगे तो कैसे सुधरेंगे। तो इसलिए मेरा ये है कि प्यार से समझाओ। और मैं, आप मानोगे नहीं कि 98% बच्चे प्यार से सुधर जाते हैं। आप 2 बार उनको प्यार से बोल दो ना कि बेटा क्या दिक्कत है, क्यों हो रहा है, वो मान जाएगा। वो सोचेगा मैम बड़ा प्यार कर रही है मेरे को। बट कुछ जो 2% होते हैं ना, वो नहीं मानते। तो उनके साथ मैंने एक और स्ट्रैटेजी अपनाई है कि तुम उनसे घुलो मिलो तो सही, बात करने की कोशिश करो।
फिर खुलते हैं वो थोड़े कि क्या दिक्कत है। जब आप वो समझने लग जाते हैं ना तो बच्चे भी आपको समझने लग जाते हैं। और जब वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, जब उनको पता चल जाता है कि मैम को इस बात का बुरा लगेगा, दीदी को इस बात का बुरा लगेगा, हम ये बात नहीं करेंगे, तो फिर वो खुद ही नहीं करते हैं। मतलब मेरे क्लासरूम में मैंने कल्चर सेट किया हुआ है, हम बोलते हैं कल्चर सेट करना है कि हर एक बच्चा वहाँ पे सेफ फील करे, मतलब एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, मैं भी सेफ फील करूँ, बच्चे भी सेफ फील करें। तो मैंने कल्चर सेट किया हुआ है। अब उस कल्चर में क्या है, मेरे को सबकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी, उनको एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी लेनी है। एक दूसरे का ख्याल रखना आपस में, ये तो बहुत अच्छी सोच है। और मैं आपसे आप टीचर हैं, क्योंकि आप बच्चों को हमसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे, तो बच्चों को स्कूल लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्या है उनके मन में, क्या चल रहा होता है कि भाई मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे खेलना नहीं है, ये सब थॉट्स क्यों आते हैं उनके दिमाग में? देखो, बच्चों को मैं बताऊं तो हर एक बच्चा के लाइफ में 24 घंटे होते हैं। 6 घंटे वो स्कूल में बिताता है, बाकी के 18 घंटे वो घर पे बिताता है, ठीक है। तो बच्चे का जो भी माइंडसेट है, जिस तरह से वो अपने स्कूल में रह रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके घर पे भी, कि घर पे क्या चल रहा है। अब वो घर पे ही अगर पेरेंट्स ही मोटिवेटेड नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो बच्चा कैसे मोटिवेटेड हो जाएगा? आप पढ़े हैं, मैं पढ़ी हूँ, पीछे से मम्मी डंडा लेके भागती थी ना कि पढ़ो बेटा, तभी तब आते इरिटेट भी होते थे कई बार हम कि नहीं मम्मी नहीं पढ़ना, पता था कि पेरेंट्स मोटिवेट कर रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। इनके मतलब जब बच्चों के पास मोटिवेशन ना हो तो बच्चा नहीं पढ़ सकता। अब एक तो बच्चे का रीजन ये होता है ना पढ़ने का, दूसरा रीजन होता है कि मान लो क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही, क्या कर लेगा पढ़ के? ये तो है। और तीसरा, कोई भी बच्चा हो, मैं भी थी, आप भी थे, बाहर खेलने में जो मजा है वो पढ़ने में तो नहीं है, वो तो है। तो बच्चों की जो मेंटालिटी आजकल है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट भी हो रही है, अच्छे वे में भी बुरे वे में भी। आजकल जो चीज़ हमें आपको मान लो 11th-12th में पता थी, आजकल बच्चों को 6th में पता है, ये तो फैक्ट है। 6th में पता है, ये एक तरफ से एडवांटेज है और बहुत बड़ी तरह से डिसएडवांटेज भी है। अपनी एज से वो बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे, जो कि मुझे एज अ टीचर कई बार हैरान कर देता है कि ये बच्चे ऐसी बातें 6th क्लास में कर रहे हैं। मतलब मैंने क्या किया था जो मैं ये नहीं सीख पाई तब तक। बट बच्चों कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का सोशल मीडिया भी बहुत। आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं बैठी हुई थी अपने स्कूल में आराम से, नर्सरी क्लास का एक बच्चा मेरे पास आता है, बात करता है, मुझे बच्चों से बात करना पसंद है, मैं और मेरी एक और फ्रेंड है वो भी बैठी हुई थी, हम साथ में बैठे थे। हमारे पास आया, कहता कि बात कर रहा था ऐसे ही, उसने क्या किया, अपनी ना स्वेटर ऐसे खींची और हाथ अंदर कर लिए, कहता मेरे तो हाथ ही नहीं है, मोए मोए। मैंने कहा बेटा नर्सरी? तो कहता कि कहता, मैंने कहा व्हाट इज मोए मोए? मोए मोए क्या है? कहता मीम आ रही। मैंने कहा तुम्हें मीम के बारे में भी पता है? फिर मैंने उससे पूछा ABCD सुना दो। नहीं पता होगा। कहता बाय बोल के चला गया। मैंने कहा मतलब आजकल के बच्चे तो उनके चैलेंजेस बहुत डिफरेंट और उनको टैकल करने के टीचर्स भी अब डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लास मान लो किसी मीम के थ्रू अच्छी जा रही है तो यूज कर लो, क्या दिक्कत है? जिससे बच्चों के दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। मेरा मानना है कि बच्चों को आपकी क्लास में मजा आना चाहिए, पढ़ाई तो होती रहेगी। आप एक जोन में ऐसे रह रहे हैं जहाँ पे टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, आपको इतनी सारे टीचर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जो आपसे सीनियर्स होंगी, जूनियर्स भी होंगे, कुछ प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, या मेरे ख्याल से मैं अपनी क्लास में सबसे जूनियर हूँ। आप सबसे जूनियर हो, तो आपने बहुत सारे सीनियर्स देखे होंगे। तो आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करती हैं खुद को उनके साथ? उनके अंदर ऐसी क्या स्किल्स हैं या क्या कमियां रह रही हैं आज की टीचर लाइन में? क्योंकि ना कहीं ना बच्चे की नींव ना बचपन से स्टार्ट हो जाती है। अगर वो प्राइमरी में कोई चीज़ नहीं सीख पा रहा ना, तो फिर 12th या आफ्टर कॉलेज में भी जाकर रिग्रेट करता है, यार ये चीज़ तो मुझे आती नहीं, क्योंकि उस टाइम पर पढ़ाई नहीं जाती ना। तो आप इस चीज़ को कैसे समझते हैं? मेरी मानी जाए तो मैं कहती हूँ हर एक टीचर ना अलग है, हर एक टीचर का सोचना अलग है और हर एक टीचर की क्लास में वो झलकता है कि वो क्या सोचता है, ठीक है। बात की जाए मुझसे एक्सपीरियंस टीचर्स जो बहुत एक्सपीरियंस है, उनके पास जो नॉलेज है वो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मतलब उनकी नॉलेज को मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ, जिस तरह से वो अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं वो एकदम एक्सेप्शनल है। बट एट द सेम टाइम मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो टीचर्स ना बच्चों को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम समझ पाते हैं। अगर वो बच्चा मोए मोए हमारे सामने कर रहा है तो हम समझ जाएंगे क्या कर रहा है, बट उन टीचर्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पे मतलब आप एक टीचर हैं मतलब मेरे स्कूल में, उन्होंने मुझसे एक सजेशन लिया कि तुम अपनी क्लास में बिठाती कैसे हो बच्चों को? बैठते नहीं, कैसे बैठते हैं? तो मैंने कहा मैम
मैंने तो टीम्स बांटी हुई हैं, उनको अपना ध्यान रखना है, खुद अपने आप बैठ जाते हैं। तो मैम ने वो यूज़ किया अपने क्लास में, और मैम मुझे अगले दिन आके बोलती थैंक यू, वो सच में काम किया। तो मेरे लिए भी एक मतलब 20 साल एक्सपीरियंस टीचर से ये सुनना कि तुमने जो करवा रही हो मेरे को काम किया, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो मैं भी सीख रही हूँ, वो भी सीख रहे हैं। और बचपन से क्या है ना कि बचपन में हमें, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को हम इतनी इम्पोर्टेंस देते नहीं है बचपन में जितनी उनको चाहिए। हाँ। क्योंकि बचपन से ही अगर बच्चों को सिखाया जाए कि हर चीज़ बहुत अलग अलग है, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, हमारी पर्सनल लाइफ अलग है, आप जो सोचते हैं वो अलग है, ये जो सोचता है वो अलग है। आप किसी को मोटा बुलाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, आपको कोई ऐसा बुलाए तो कैसा, ये हम सोचते हैं छोटे बच्चे कर ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते इतना। बट कई बार हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वही कम होती है बच्चों से, जिसके कारण हम बच्चों को दे नहीं पाते जो देना है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइमरी जो है, जो सबसे नींव रखी जाती है, वहाँ पे हम बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ना ये बच्चा ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें खुद करने लग जाए, खुद स्टार्ट करने लग जाए। एज एन टीचर, आपका जो अभी करंट गवर्नमेंट है या आपके लिए जो भी रूल्स आए हैं, आपका सबसे प्यारा और सबसे अच्छा रूल तो ये है कि प्रेगनेंसी में आप लोगों को इतनी सारी लीव्स मिल रही हैं। प्रेगनेंसी लीव, मतलब मैं क्या बोलूँ, लीव तो टीचिंग जॉब में बहुत सही लीव्स हैं, बट एक मिसकॉन्सेप्शन है कि टीचर्स को तो जाना ही पड़ता है स्कूल। ये आजकल बहुत सारे मीम वो भी बन रहे हैं मीम्स कि पॉल्यूशन आ गया तो टीचर, पॉल्यूशन आ गया है तो बच्चों की छुट्टी है, बट टीचर बेचारा स्कूल जा रहा है। हाँ। बट एट द सेम टाइम टीचर का जो जॉब है क्लास में जाना, वो रिड्यूस हो जाता है। आप आराम से बैठ के टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो छुट्टियाँ बहुत हैं। 2 साल की आपको CCL लीव्स मिलती है, चाइल्ड केयर लीव, जो कि क्या है, जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक आप छुट्टी ले सकते हैं। 2 साल की, ठीक है। बहुत अच्छी स्कीम है ये तो गवर्नमेंट का है, बट मैं मतलब इतना बढ़िया है ये, बहुत टीचर्स की खत्म ही नहीं होती वो लीव्स, क्योंकि कितनी छुट्टी लेंगे, घर पे बैठ के भी बोर हो जाते हैं। अब वो मज़ा आने लग जाता है एक टाइम के बाद स्कूल जाने में भी। तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट अभी इस टाइम पे एजुकेशन को लेके क्या क्या नए स्टेप्स उठाए, किन किन चीज़ों की कमी लगती है एज एन टीचर आपको? मुझे ऐसा लगता है, मैं एक दिन पढ़ भी रही थी कि जो जापानीज स्कूल्स हैं उनका करिकुलम देख रही थी कि मैं क्या होता है, तो उनके में जो प्राइमरी है उधर एग्ज़ाम्स होते ही नहीं होते। नो एग्ज़ाम्स, पढ़ाई का नो प्रेशर, उनको सिर्फ डिसिप्लिन, बैठना, लोगों से बातचीत करना, किस तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, यही सिखाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी हमारे सिस्टम में, और मैं भी अपनी क्लास में ये प्रमोट करना चाहती हूँ, मैं करती भी हूँ। पर वही है ना कि जो चीज़ उन्होंने पिछले 6 साल सीखी है स्टार्टिंग से, अब वो एकदम 1 साल में नहीं बदलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि हम एटलीस्ट 3rd ग्रेड तक बच्चों को सिखाएं कि बेसिक लाइफ स्किल्स क्या होती हैं। वो वही वहाँ पे नहीं सीखते, वहाँ से हम बर्डन डालना शुरू करते हैं। 3rd क्लास के बच्चे पे क्या बर्डन डालना। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा सोशल इमोशनल लर्निंग पे काम करना चाहिए बच्चों की। और सेकेंडली थोड़ा सा टीचर्स पे जो एडिशनल स्ट्रेस डालते हैं कि ये वाला डाटा यहाँ फिल करो, वहाँ फिल करो, रजिस्टर्स में एक ही चीज़ 4 बार करवाते हैं। उसकी जगह इतना अच्छा AI आ चुका है, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करिए, एक ही चीज़ को एक ही जगह रखिए, फिल आउट कर दीजिए। बिल्कुल। तो अब क्या है, अटेंडेंस पोर्टल पे भी जाती है, ऑनलाइन भी अटेंडेंस टीचर्स ऐसे भी मार्क कर रहे हैं, रजिस्टर में भी क्या जरूरत है। जब दोनों तो करनी है, मतलब काम का प्रेशर कुल मिला के बढ़ाया जा रहा है, तो इस चक्कर में आप लोग फिर बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पाते, बच्चों पे ध्यान कम जाता है। इसलिए तो हम सब जा रहे हैं स्कूल में अब, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स की भी मैं बोलूँगी गलती नहीं है। वो लोग बेचारे इतने अपने काम से परेशान हैं कि वो जो एक्चुअल उनका काम है वो नहीं कर पा रहे। बट बहुत मेहनती टीचर्स भी हैं जो सब मैनेज करते हैं। मैंने अपने स्कूल में देखे हैं जो ये भी मैनेज करने, एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करने, ये भी करने, सब कर रहे हैं। तो बट हर किसी के बस की बात नहीं है। तो कितना टफ है एक टीचर बनना, एक वो भी गवर्नमेंट टीचर बनना, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए कहा जाता है कि एक टीचर लाइन सेफ होती है, टाइम का भी इशू नहीं होता है, अपना टाइम से जाओ, टाइम से घर आ जाओ, सबसे सेफ प्लेस माना जाता है। और लड़कियों को एम होता है, जितनी भी होती हैं, कि भाई टीचर बन के अपनी लाइफ को शॉर्टेड करके चलते हैं। तो कितना मुश्किल होता है एक गवर्नमेंट टीचर बनना। गवर्नमेंट टीचर बनना, जैसे कि मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं हूँ, बट आई एम प्लेस्ड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और मुझे पता है गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल होता है, तो मैं उसके हिसाब से बता सकती हूँ। गवर्नमेंट टीचर बनना मुश्किल तो नहीं होता, आपको पढ़ना है, आप पास करिए और आप बन जाएंगे। मुश्किल शुरू होती है उसके बाद, जब आपको एक्चुअली जो आप सोच के आए थे टीचर बनने का, जिस वजह से आप आए थे, वो आप कब तक मेंटेन कर सकते हैं।
एक साल तो बहुत मज़ा आएगा कि जो मैं बच्चों को एकदम चेंज कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। एक साल होता है, बट आप कब तक उसको मेंटेन कर सकते हैं? गवर्नमेंट टीचर बनना बहुत बड़ी बात है। कैसे? क्योंकि आप उन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जिनके पास कोई और सहारा नहीं है। वो बच्चे फ्री में स्कूल आते हैं, आपको उनको इतना कुछ देना है इन रिटर्न कि उनको ऐसा, उनकी स्टडीज़ ऐसे जाए कि उनको लगे कि उन्होंने कुछ सीखा है। हाँ। तो वहाँ से शुरू होता है मुझे लगता है गवर्नमेंट टीचर एक्चुअली बनना। मैं भी अभी भरूंगी क्योंकि मैं तो अभी फेलोशिप कर रही हूँ। और मुझे मज़ा आ रहा है टीचिंग में बहुत ज़्यादा। मैं गवर्नमेंट टीचर्स को भी देख रही हूँ कैसे काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट टीचर बन के एक अथॉरिटी आ जाती है। हाँ, आपके हाथ में काम को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर बच्चे भी आपको एज अ गवर्नमेंट टीचर देखते हैं फिर। कि ये मैम है, ये ऐसे काम करेंगी। बट बच्चे आपसे बस डरने नहीं चाहिए। मुझे एक चीज़ है कि आप टीचर बनो, स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जहाँ पे बच्चों से थोड़ा फ्रेंडली हुए ना, वो आपके सर पे चल के नाचते हैं, नाचने लगेंगे। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक वो बनाना ज़रूरी है कि आप एक टीचर हैं, जब पढ़ रहे हैं तब पढ़ेंगे, और जब मज़े कर रहे हैं तब प्रॉपर मज़े करेंगे। तो गवर्नमेंट टीचर बहुत एस्पायरिंग, मैं कह रही हूँ, मुझे इतने सारे डीएम्स आते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, क्या करें। तो उसके लिए तो मैं लोगों को यही बोलूँगी कि बहुत इजी आपकी बीएड तो होनी ही चाहिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम्स के लिए भर सकते हैं आराम से, और आराम से अगर आपके पास स्किल्स हैं वो, तो आप आराम से क्वालिफाई भी कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस बात। एक कहते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ताना मारा जाता है इस चीज़ का कि जो पढ़ने वाला होता है वो कहीं भी पढ़ लेता है, और जिसको नहीं पढ़ना वो कितने अच्छे स्कूल में चला जाए वो पढ़ाई नहीं करता। तो क्या एक बैकग्राउंड का, एक पब्लिक स्कूल का और एक गवर्नमेंट स्कूल का, एक आर्मी स्कूल का, क्योंकि आप तो आर्मी स्कूल से पढ़े, आपके फादर आर्मी में, तो कितना डिफरेंस होता है इन स्कूलों में, एक पब्लिक स्कूल में और एक गवर्नमेंट स्कूल में? क्योंकि बच्चों को आप अलग ही देख सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं उनके बोलने का, बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। तो क्यों होता है, ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? जैसा मैंने आपको भी पहले भी कहा कि 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, बाकी टाइम बच्चा घर में रहता है। घर में जो परवरिश है, घर के अराउंड जो परवरिश है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वही चीज़ आपकी क्लासरूम में दिखती है। अब एक बच्चा, जैसे मैं खुद आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मेरा जो एनवायरनमेंट था वो हमेशा ऐसा रहा है आर्मी बैकग्राउंड से ही, बच्चे भी वहीं से आते हैं, घर पे पापा आर्मी से थे, तो वो एक रहता है कि सुबह टाइम पे उठना है, टाइम से लेट कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं होना है, एक डिसिप्लिन रहता है, एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन रहती है कि आपको ये करना है, अच्छा करना है। पेरेंट्स भी पुश करते हैं कि ये करोगे तो ऐसा होगा, वो होगा, एक गाइडेंस है। बट गोइंग टू गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पे क्या है कि बच्चों के पास गाइडेंस कम है, पेरेंट्स को खुद नहीं पता कि क्या करना है। पेरेंट्स खुद मतलब डेली वेजेस वाले काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, या शॉप्स खोली हुई हैं, या वेंडर हैं, कुछ भी हैं। तो पेरेंट्स को ही जब नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है, पेरेंट्स सारा टाइम घर से बाहर है, बच्चा पता नहीं पूरे दिन क्या कर रहा है। आपकी मम्मी, मेरी मम्मी पूरा दिन साथ रहती थी, इसने 3 घंटे फ़ोन चलाया, फिर ये किया, वो किया। उनके पेरेंट्स को यही नहीं पता कि उनका बेटा बाकी पूरा टाइम स्कूल से आने के बाद घर में है कि बाहर है, कि पार्क में है, किसके साथ है, कैसी कंपनी है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और वो चीज़ हमें क्लास में भी दिखती हैं। अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, मैं बता सकती हूँ कि मेरा जो स्कूल है वो किस तरह का है। बहुत एग्रेसिव कम्युनिटी है, बच्चों को गुस्सा इतनी जल्दी आता है, एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, सब कर देते हैं, इतना गुस्सा है, क्योंकि वो पूरी जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं वहाँ पे है, वहाँ पे वो गुंडे वाला राज है कि तू मेरी गैंग में, मैं तेरी गैंग में, हम दोनों भाई भाई कूट के आएंगे, ये वाला है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि वहाँ पे उनको समझाने वाला भी कोई नहीं होता ना, क्योंकि आपने जैसे बोला कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऑलरेडी बिजी रहते हैं और चीज़ों में, तो वो उस चीज़ को समझा नहीं पाते। और अगर थोड़ा सा आजकल के जनरेशन को लेकर क्वेश्चन पूछो, आप तो टीचर है फिर भी पूछ सकती हूँ कि लाइक जो आजकल लव फैक्टर्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहे हैं, या हम लोगों की लाइफ में चल रहे हैं, किसी की भी लाइफ में चल रहे हैं, तो आपका पीओवी क्या है उस चीज़ को लेके? क्या है आपकी नज़र में एक प्यार है क्या वैसे? पापा देख रहे हैं पर ठीक है। प्यार की मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात, आजकल प्यार बहुत ज़्यादा दिखावा बन चुका है, ठीक है। तो मैं तो थोड़ा दिखावा से दूर रहती हूँ, और मेरे मायने में जितना आप अपने प्यार को प्राइवेट रख सकें बहुत अच्छी बात है। और प्यार, बहुत लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, शादी नहीं करनी, कुछ भी नहीं रखा प्यार में। आजकल लोग ना हुकअप्स और सिचुएशनशिप्स पे ज़्यादा जा रहे हैं। और मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कि आप किसी भी इंसान के साथ इतनी जल्दी कंफर्टेबल कैसे हो रहे हैं बिना जाने। मतलब मेरे लिए एज अ गर्ल आई वुड से कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट एनीवन। मुझे लगता है हर लड़की के लिए होता है, और जब आप ट्रस्ट करते हैं और वो एकदम से टूटता है तो आसान नहीं होता वापस किसी पे ट्रस्ट करना।
तो मेरे मायने में प्यार जितना प्योर होता है उतना रख नहीं रहे अब लोग। अब बहुत चेंज हो गई है उसकी डेफिनेशन। और मेरे लिए है कि कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। जब तक आपको ये ना हो कि थप्पा लग जाए कि भाई यही इंसान है, यही तब तक इंसान है उसको मत डालो सोशल मीडिया पे। मत लोगों को ना पता होना चाहिए कि आप लोग साथ हैं। मतलब मान लो अगर कोई है तो सबको पता है कि यार इन दोनों का कुछ है भाई साथ में, बट ये नहीं पता होना चाहिए कि इनकी आज लड़ाई हो गई, आज इसने स्टोरी डाली थी, आज इसने स्टोरी हटा दी, मतलब इनकी लड़ाई हो गई, लड़ाई कुछ हो हो गई, गया। अनफॉलो कर दिया, ब्लॉक कर दिया। आजकल ब्लॉक हर दूसरे मिनट में, तूने मेरे से मेरा कॉल नहीं उठाया, ब्लॉक। भाई क्यों ब्लॉक यार, बिजी थी जरा सी बात समझ नहीं रहे। मतलब आजकल अंडरस्टैंडिंग आई बिलीव बहुत मुश्किल है डेवलप करना। और अगर आपको कोई मिल गया है ना कि जिससे आपको लगता है कि आपकी बैठ रही है, वो आपको समझ रहा है, आप उसको समझ रहे हैं, तो भाई पकड़ लो, बैठ जाओ और जो हो सकता है उसके साथ रहो, क्योंकि बहुत मुश्किल है अच्छे लोग मिलना। अब नहीं, आज का टाइम तो ऐसा हो गया है कि सच में कोई नहीं मिलता। इंसान अपने काम के लिए और होता है ना जो उस चीज के लिए पास आता है, वैसे तो दुनिया फेक ही हो चुकी है पूरी की आजकल पूरी। सेल्फलेस लोग मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल और प्यार में आपको सेल्फलेस होना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स सेल्फलेस हैं, हमसे प्यार करते हैं। हाँ। अगर आप बोले कि सिर्फ एक पेरेंट्स हैं जो सेल्फलेस होके आपको प्यार करते हैं, ऑल्दो मेरी मम्मी देखती होगी, मेरी मम्मी से बहुत लड़ाई होती है, डेली लड़ाई होती है, वो भी प्यार है, वो भी प्यार है। वो भी प्यार है। मतलब मैं लाइट ऑफ नहीं की, गीजर ऑफ नहीं किया, बट वो नोक झोंक में भी ना एक सेल्फलेस प्यार है। क्यों बोलते हैं, अपने लिए बोलते रहते हैं, बट वहीं पे अगर आपको कोई थर्ड पर्सन मिल जाए जो सिर्फ आपसे प्यार कर रहा है, मतलब दिख रहा है आपको, बोलने वाला नहीं, मतलब एफर्ट्स में दिखना चाहिए कि यार वो इंसान कर रहा है, एक्चुअली कर रहा है, तो ना उसको छोड़ना नहीं है भाई। छोड़ दिया तो गलत है, बहुत गलत। नहीं, कोई भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है ना कि कई बार इंसान गलतियां कर जाता है कि जैसे कि नॉर्मल सी एक बात है कि किसी फ्रेंड ने किसी लड़की को बोला कि भाई यार ये बंदा सही नहीं है। इनफैक्ट वो बंदा पूरी 100% दे रहा है अपना, लेकिन उसकी फ्रेंड ने बोला यार ये बंदा सही नहीं है, तू इससे बेटर डिजर्व करती है और इससे रिच या इससे ज़्यादा दिखने वाला हैंडसम, तो लड़की फिर या लड़का स्विच कर जाता है। देखा है आपने ऐसी कंडीशन देखी है? मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत सुना भी है, बहुत महसूस भी किया है, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे, आपको सुनना और आपको निकालना है। अगर आप उनकी बातें लेने लग गए ना तो आपको बहुत इफेक्ट करती है। मतलब मैं बोलूँगी कि आपको पता है कि वही लड़का है, वही अच्छा इंसान है और वही मुझे चाहिए। बट आपका कोई मान लो फैमिली मेम्बर ही बोल दे, कज़न ही बोल दे कि यार तुझे लगता है तुम्हारा चलेगा, ये सही है, तो दिमाग में आ जाता है, ना चाहते हुए भी आ जाता है। उस टाइम के लिए मैं ये बोलूँगी कि हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, मतलब चीज़ों को लेके आपको पता होना चाहिए कि आपकी 3 चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल नेगोशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मान लीजिए लॉयल्टी, ट्रस्ट और एक अंडरस्टैंडिंग होना, सुकून मिलना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग इज लाइक मेरे लिए तो मस्ट है, क्योंकि अगर 2 इंसान एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि तीसरे बंदे के बोलने से अगर कोई इफेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग कभी थी ही नहीं। अफेक्ट होना ठीक है, हो जाते हैं लोग, एक बार इधर उधर चले जाते हैं, बट ना इधर उधर जाने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, इधर उधर इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही चीट करने चले गए कि दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं, इधर उधर का मतलब कि बात करना छोड़ दिया कि मेरे तेरे से नहीं है, मेरे को लोग भी कह रहे हैं नहीं हो रहा, बट उसके बाद ना आपको रियलाइज़ होता है कि यार वही था जो था, मतलब मज़ा आ रहा था वहाँ पे, अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था, वहीं जाना है। तो आप वापस जाओ और फिर समझो तो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो भी समझ गए, आप भी समझ गए कि हमने अलग होके भी देख लिया बट नहीं हो रहा हमसे, साथ आ जाते हैं। और वहीं पे जो मैं कह रही हूँ कि 3 चीज़ें आपकी नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए कि मुझे ये 3 चीज़ें तो इस इंसान में चाहिए। इसके बाद चाहे और कुछ हो या ना हो मुझे मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि आपने कहा कि कोई रिच है तो स्विच कर लो, रिच होगा पर मान लो लॉयल ना हो, फिर क्या कर लो? ये भी फायदा है भाई। मतलब स्विच आपको दिख रहा है, जो इंसान दिखता है ना वो होता नहीं है, ये तो फैक्ट। आजकल सोशल मीडिया पे तो बहुत लोग बहुत कुछ दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली जब आप मिलेंगे वो चीज़ है ही नहीं। जो दिखने में रिच होता है जरूरी नहीं है कि वो लॉयल हो। हाँ, ज़रूरी नहीं कि वो लॉयल हो हमेशा। तो हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। आपको पता है अगर वो इंसान है वही इंसान तो उसका साथ दो, और आपको दिख रहा है कि वो भी इक्वली एफर्ट्स डाल रहा है वापस, तो फिर बाकी इधर का भी छोड़ दो, उधर का भी छोड़ दो, बस अपने घर वालों का ध्यान रखो। घर वाले तो और घर वाले भी सुन लेंगे यार, अगर इंसान अच्छा है तो बस
उस पे रहो। हाँ, तो जो बात आपने बोली कि लाइक पेरेंट्स से बड़ा कोई नहीं होता और हमेशा उनके साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि प्यार आता है और जाता है, पेरेंट्स स्टार्टिंग से एंड तक आपके साथ ही रहते हैं और साथ ही नहीं निभाते नहीं, हैं। प्यार आता है जाता नहीं है। प्यार अच्छा आ गया तो जाना नहीं चाहिए। पेरेंट्स तो देखो, मैं पेरेंट्स तो वही है। पेरेंट्स क्या करेंगे, शादी कर देंगे, बोलेंगे जाओ तुम्हें जहाँ रहना है रहो, बट बाद का तो सारा वही है ना। तो मतलब हमने बहुत दूर का सोचा है वैसे यार। मतलब इन द सेंस आई एम सेइंग कि प्यार आता है जाता है। अगर सिचुएशनशिप करनी है तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत मैटर करने चाहिए, बट इफ यू हैव फाउंड द पर्सन यू आर रियली लुकिंग फॉर, यार आज के टाइम में एक वो बंदा मिलना जो सेल्फलेस लव करे जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैंने तो अभी तक देखा नहीं, इसलिए सिंगल हूँ स्टार्टिंग से। मिल जाएगा तो बता दूंगी आपको। बता देना। मतलब आई नो बहुत मुश्किल है, बट मिलने को भगवान मिलते हैं। हाँ, लड़का क्या चीज़ है। लेकिन खुद मिलना चाहिए, भगवान के पास तो हमें जाना पड़ता है। एक चीज़ और थी, इन्हीं सब चीज़ों से आया है कि आपने बोला सिचुएशनशिप, उसमें दोनों का ही हाथ होता है, एक लड़की का भी एक लड़के का भी। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में धोखेबाजी जो होती है ना, मतलब लड़का रीले बना रहा है, दिल तो उड़ के चली गई मेरा इस टाइप की, और फिर लड़की भी ऐसे आंसू बहा रही है, और तूने मुझे धोखा दिया एंड ऑल दैट। तो अकॉर्डिंग टू यू दोनों में से ज़्यादा गलत कौन चल रहा है इस टाइम में? ज़्यादा गलत ना लड़का चल रहा है ना लड़की चल रही है, वो इंसान चल रहा है जो गलत करता है। सबको पता होता है कि गलत कौन कर रहा है। समटाइम्स इन सम केसेस आपको साफ पता चलता है कि लड़का चीट करने की कोशिश कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है या कुछ कर रहा है, वहाँ पे वो लड़का गलत है। एंड सिमिलर टाइम्स अब ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर रही, लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर रही हैं। लड़कियाँ भी मतलब कार्बन बन चुकी हैं, 4-4 बॉन्ड्स बना रही हैं हर जगह। बिल्कुल। तो और ताड़ने के मामले में पीछे नहीं है लड़कियां, फुल्ली ताड़ती हैं लड़कों अब को। वो बोलते हैं ना जेंडर इक्वालिटी आ रही है, तो वो आ रही है हर जगह। मैं ये नहीं बोलूंगी कि लड़के गलत होते हैं। आजकल वैसे लड़के हर जगह अधूरी आशिकी और इसका रोना ज्यादा रोते हैं, पर लड़कियों का क्या है ना, मूव ऑन जल्दी कर लेती हैं, फैमिली की वजह से कह लो या जो भी प्रेशर रहता है। फैमिली, लड़कियों के पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, हमेशा ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये सच है। अगर आप देख लो, एक लड़की है, मतलब आपने उस मूवी में भी देखा होगा, छिछोरे जो थी, देखा। एक लड़की थी वो जो एवरेज लुकिंग लड़की थी, उसके पीछे 10 लोग थे। जहाँ पे वो श्रद्धा कपूर आई उसके पीछे पूरी पलटन चलती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़कियों के पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, और लड़कियों का क्या है कि वो ना देखती रहती हैं कि यार इसके पास ये अच्छा है, उसके पास वो अच्छा है। ऑल्दो आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में है, एक लड़के के साथ आपके साथ अच्छा चल रहा है, बट आपको ना कई बार होता है कि यार इसमें तो ये अच्छा लग रहा है, मैं वहाँ चले जाती हूँ, तो वो 2 मिनट में चले जाती है, उसको टाइम नहीं लगता। बट लड़का जो सीरियसली आपके साथ था, एक्चुअली प्यार में था, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ओवरकम करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉयज जो बहुत सारे बहुत इजीली उसमें कर लेते हैं। नहीं, ये बात तो आपने फैक्ट बोली कि लाइक लड़के जल्दी प्यार में पड़ते नहीं है, और पड़ जाते हैं तो निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन लड़कों से मुझे थोड़ी सी एक चीज़ की प्रॉब्लम है। वैसे तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, पर एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि जब लड़के स्मोक करते हैं तो वो कूल होते हैं, लड़के मल्टीपल लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो वो भी कूल होता है, सो कॉल्ड कूल कि भाई तेरा भाई तो चला आ रहा है, तेरा भाई की तो इतनी वो उनके मेल सर्कल में कूल होता है। लड़कियों को तो बताते नहीं ना कि मैं एक साथ इतने चला रहा हूँ। और यही अगर एक लड़की कर देती तो उसको किस तरह की गाली दी जाती, कि क्या क्या बोला जाता है। तो ये किस हद तक सही है यार? फिर अगर आप कहो कि एक लड़की गलत कर रही है तो यार तुमने कौन सी कसर छोड़ी है? ये जो गलत है वो गलत है, दोनों के लिए गलत है। अगर आप स्मोक कर रहे हैं और वो आपके लिए गलत नहीं है तो वो लड़की के लिए भी गलत नहीं है। ये स्पेशली जेंडर स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन करना तो बहुत ही गलत है कि तू अगर नाइट आउट्स पे जा रही है तो वो गलत है, पर मैं जा रहा हूँ तो हम तो भाई हैं, हम तो जाते हैं, हम तो लड़के, हम तो कर लेते हैं। एक फैक्टर होता है जो एक्चुअली केयर वाला होता है कि यार तू नाइट आउट पे जा रही है, थोड़ा देख के जाइए, क्योंकि सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, समझ आता है। पर आप उसको बोल ही रहे हो कि नहीं जाएगी, मैं तेरे से ब्लॉक मार दूंगा, नहीं जाएगी, कुछ भी कर लियो नहीं जाएगी, तो वो टॉक्सिक हो जाता है फिर। बिल्कुल, जैसे आपने ब्लॉक वाली बात बोली, तो अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ फोटो अपलोड हो रही है, चिल आउट किया जा रहा है, और वही अगर उसका कोई मेल फ्रेंड है, ब्लॉक कर इसको, आप भी ब्लॉक कर। यस, ब्लॉक कर। क्यों करूँ यार ब्लॉक? मतलब कई बार ना मैं दोनों केसेस में मैं यही कह रही हूँ कि आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। एक ना लोगों को मुझे लगता है इंडिविजुअली जो गिल्ट होना चाहिए ना, वो होना खत्म हो चुका है लोगों को। जैसे मैं अगर कुछ गलत कर दूँ तो मुझे खुद को, मैं क्लास में भी अगर किसी बच्चे को गलत डांट दूँ ना तो मुझे गिल्ट हो जाता है कि भाई मैंने क्यों डांटा।
यार उसको बुरा तो नहीं लग रहा होगा मतलब बच्चे को सोचो बुरा तो नहीं लग रहा होगा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। आजकल वो लोगों को मुझे लग रहा है ख़त्म हो चुकी है, और वो ख़त्म हो गई है, इसीलिए ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही है। गिल्टी नहीं होता कि पीछे वाले को बुरा लगेगा। अगर रिलेशन ख़त्म भी करना है आपको तो मुंह पे बोल के करो ना, खत्म कर दो, बिल्कुल। कि भाई तो नहीं, सॉरी, जो भी हो, कि मुझे मेरा नहीं। तुम्हारे साथ नहीं चल रहा है, और बहुत अच्छा था टाइम जो भी साथ स्पेंड किया, बट अब मुझे कोई खत्म और कर। अच्छा लग रहा है, या मुझे लग रहा है कि मेरा उसके साथ बेटर है। बिल्कुल। दम रखो बोलने का मुंह पे कि नहीं चलेगा भाई, मैं वहां जा रही हूँ, बात खत्म। बट नहीं चोरी बोल छुपे तो इट्स लाइक वर्स्ट थिंग आई वुड से कि कोई आप कर लोग सकता तो है। जो टीचर होते हैं पूरी दुनिया में एक टीचर से स्टार्टिंग होती है किसी भी बच्चे के करियर की, चाहे वो कुछ भी करे अपने लाइफ में, लेकिन स्टार्टिंग उसके टीचर से ही होती है। और आप लोग तो मैं नमस्ते करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग एजुकेटेड होते हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपनी लाइफ में। ऐसी टीचिंग फील्ड को आगे बढ़ाइए और नई नई चीज़ें स्टार्ट करिए, ताकि जो लो बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं उनको भी बहुत सारी सहायता मिले, हेल्प मिले। और आपका क्या एम है इस टीचिंग लाइन में? और सो अभी तो मेरी फेलोशिप चल रही है, 2 साल अभी ख़त्म हो जाएगी 1 साल बाद। उसके बाद मेरा वैसे कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी हम बात कर रहे थे, कि वो हम बाद में करेंगे कि अभी करेंगे? नहीं, अभी कर सकते हैं बिल्कुल। तो जैसे कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग जो मैंने स्टार्टिंग से कर रही हूँ, ठीक है। आई वुड से कि 9th-10th ग्रेड से मुझे बहुत शौक है, मैं रेगुलर हूँ तब से, ठीक है। और अभी रिसेंटली मैं चाहती हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में कुछ करूँ, एट द सेम टाइम मैं टीचिंग भी करना चाहती हूँ। मैम आपकी बातें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और आपकी आवाज़ भी बहुत स्वीट है। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू।